हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है टारगेट जोधपुर एम्स चैनल में। और हमने अगले वीडियो में पढ़ा था थ्योरीज़ ऑफ मैनेजमेंट, जो कि आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी 4th ईयर के एग्ज़ाम आपके चालू होने वाले हैं बहुत जल्दी। अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ चुकी है। 10 तारीख तक आप कॉलेज में वेरिफिकेशन कर सकते हो, यानी कि 9 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हो। बीएससी नर्सिंग के लिए पोस्ट बीएससी वाले और सप्लीमेंट्री वाले सभी भर सकते हैं। अभी चल रहे हैं फॉर्म, है ना। और मई के लास्ट वीक तक एग्ज़ाम भी चालू हो जाएंगे। चलो अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या कंपोनेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर हमें मेन एग्ज़ाम में 4th ईयर का मैंने 3rd ईयर भी पूरी पढ़ा रखी है, आप चाहे तो देख सकते हो। 4th ईयर और 3rd ईयर पढ़ा रखी है। 2nd और 1st में बाद में वीडियो बनाऊंगी, लेकिन 3rd ईयर के काफ़ी वीडियो है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग के, सीएचएन के और मेडिकल सर्जिकल के भी है। तो आप है ना इसी चैनल पे जाके देख सकते हो। और अगर अगर है ना किसी कोई है स्टूडेंट है तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हो ताकि उसको हेल्प हो जाएगी, है ना। चलो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, या हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या कंपोनेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। आपको याद हो तो हमने वो 14 हेरिन वाले भी प्रिंसिपल पढ़े थे। वो अलग है और ये अलग है, ठीक है ना। अगर हमें पोस ये इस पे पूछे तब ये बताने और वो पूछे तब वो बताने, ठीक है। अगर कंपोनेंट पूछे तब यही बताने कि कंपोनेंट ऑफ मैनेजमेंट बताओ, तब यही बताना है। अब है ना इसके हम शॉर्ट से कैसे याद कर सकते हैं। पी यानी प्लानिंग करना, ओ यानी ऑर्गेनाइजेशन, एस यानी स्टाफिंग, डी यानी डायरेक्शन, सी ओ यानी को कोऑर्डिनेशन और आर यानी कि रिपोर्टिंग और बी यानी बजट। देखो, अब पी यानी प्लानिंग का मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए हमें सबसे पहले उस चीज़ की प्लानिंग करनी पड़ती है। जैसे कि है ना, मुझे ना प्लानिंग करनी थी कि मुझे वीडियो बनाना है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे एग्ज़ाम्पल। तो सबसे पहले मैं ना मतलब नोट्स देखूँगी कि सबसे अच्छे नोट्स कौन से हैं जो स्टूडेंट के लिए अच्छे हैं। तो वो नोट्स देखूँगी, फिर मैं उनको समझूँगी, फिर मैं उनको अच्छे से लिखूँगी। फिर लिख के फिर मैं है ना मतलब उसका एक पीडीएफ बनाऊँगी। पीडीएफ बना के फिर ऐसे आपको बताऊँगी। फिर उसकी चीज़ के बारे में मुझे भी नॉलेज हो, फिर मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले मुझे क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी इन चीज़ों के लिए। सबसे पहले दिमाग में सोचना पड़ेगा ये सब चीज़ें मुझे ऐसे ऐसे करनी है। फिर मुझको इम्प्लीमेंट कैसे, जैसे कि मैं अभी इम्प्लीमेंट कर रही हूँ वैसे इम्प्लीमेंट करने पड़ेगा। मतलब इम्प्लीमेंट मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन से देख सकते हो, ऑर्गेनाइज करने पड़ेगी चीज़ों को, ठीक है। फिर स्टाफिंग यानी कि लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी। लोगों की कैसे कि टीचर्स वगैरह, वैसे स्टाफिंग। चलो ये एग्ज़ाम्पल एक बार बता ही देती हूँ। लोगों की स्टाफिंग की कैसे, जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ तो और भी लोग देखे तो स्टाफिंग होनी ही पड़ेगी। डायरेक्शन यानी कि सही से पढ़ा रही हूँ या नहीं पढ़ा रही हूँ, तो वो डायरेक्शन को ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सही से ऑर्गेनाइज है या नहीं है वैसे। और रिपोर्टिंग यानी कि फिर उन सब चीज़ों को लिख के सही से मैंने पढ़ाया नहीं बनाया वो मैं देखूँ। और फिर वो बजट भी है नहीं है कि मैं भाई पढ़ा रही हूँ, मेरे पास फ़ोन वगैरह है नहीं है, मेरा बजट भी है नहीं है, मेरे पास मेरे फ़ोन का चार्जर है, फ़ोन है नहीं है, बजट। तो ऐसे। और सेकंड एग्जांपल हम देख सकते हैं कॉलेज का कैसे कि जैसे किसी को कॉलेज बनानी है या किसी को हॉस्पिटल, हम हॉस्पिटल का एग्जांपल लेते हैं
किसी को एक ही है कॉलेज और हॉस्पिटल का, किसी को हॉस्पिटल बनाना है। अगर सोच लो जैसे कि मैंने ही सोच रखा है कि मैं अपनी लाइफ में एक हॉस्पिटल बनाना चाहती हूँ अच्छा सा, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ना अपने दिमाग में प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मुझे ऐसे ऐसे हॉस्पिटल बनाना है। मैं यहाँ जोधपुर में हॉस्पिटल बनाऊँगी, फिर मैं ना हॉस्पिटल के अंदर ये स्टाफ रखूँगी, इन डॉक्टर को रखूँगी, ये करूँगी, ऐसे प्लानिंग कर ली दिमाग के अंदर। या हम घूमने का प्लान बनाते हैं वैसे भी, तो मैंने हॉस्पिटल का बना लिया। फिर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब मैं सोचूंगी कि यहाँ मुझे ज़मीन लेनी है, अब यहाँ पे बनाना है, कितना क्या है, ये जगह है, ये ऑर्गेनाइज़ कर लिया अब मैंने, है ना। पहले सोचा, अब ऑर्गेनाइज़ किया। अब मुझे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी उसको बनाने के लिए, और बनाने के बाद भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी नर्स वगैरह, डॉक्टर वगैरह, सबको रखने के लिए, ठीक है। फिर उनको डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी कि आपको यहाँ काम करना है, वहाँ काम करना है, यहाँ मेडिकल की दुकान रहेगी, यहाँ लैब रहेगी, यहाँ पे डॉक्टर चैम्बर रहेंगे, यहाँ पे इस नर्स स्टाफ का रहेगा, यहाँ पे पेशेंट वार्ड रहेगा, यहाँ चाइल्ड वार्ड रहेगा, ऐसे सारे वार्ड वगैरह मैनेज करना पड़ेगा। फिर कोऑर्डी को को ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उनको वापस देखना कि सब सही है नहीं है, को ऑर्गेनाइजेशन करना यानी कि सही हो गया अब सब कुछ, काम सब सेटलमेंट हो गया अच्छे से, ठीक है। फिर रिपोर्टिंग के जैसे मैंने सोचा था, अपनी प्लानिंग की थी, वैसे वैसे सारा काम हो गया, तो मैं उसको सबको लिख लूँगी कि मैंने हॉस्पिटल बना दिया, ये सब हो गया, सारे स्टाफ हो गए, ऐसे वैसे उसको एक फाइल के रूप में बना लूँगी, ठीक है। फिर बजट, ये सब कर लिया, सोच लिया, बनाया। फिर मुझे बजट भी तो चाहिए था उस चीज़ के लिए। लास्ट में मैं बजट का सोचूंगी कि मैं हॉस्पिटल बना रही हूँ, तो अगर जोधपुर में बना रही हूँ और बड़ा हॉस्पिटल बना रही हूँ, तो मुझे कम से कम 1 करोड़ रुपए या 50-60 लाख रुपए तो चाहिए ही चाहिए, तभी मैं एक बड़ा सा हॉस्पिटल बना सकती हूँ, वहाँ पे स्टाफ रख सकती हूँ, उनको भी सैलरी देना, लाइट पानी ये सब। तो कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ और कम से कम 50 लाख तक का तो बजट हो ही हो। ज़्यादा से ज़्यादा रखना अच्छा है, कम से कम कि भाई इतना तो होना ही चाहिए, तो ही हॉस्पिटल का सोचो, वरना तो नहीं सोच सकते। 50 लाख तो होने ही चाहिए हॉस्पिटल बनाने के लिए। तो ये थी अपनी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टर, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ये आप याद कर सकते हो POSTCO और RB से। अब आप बिना देखे भी ये वर्ड बोल सकते हो आंखें बंद करके, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजट। कुछ नहीं है, 7 वर्ड है, याद करने, इम्पोर्टेंट है। फिर इन सबको मतलब ऐसे डिफरेंस, मतलब इन सबको भी हमें ना मतलब डिटेल में लिखना होगा। चलो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? It is way to use that ready the proper process of work that help in easily achievement of goal. इसमें क्या होता है? It is a way to use ready to proper process ऑफ वर्क। इसमें क्या होता है, हम रेडी होते हैं प्रॉपर प्रोसेस को वर्क में करने के लिए, और हेल्प इन इजीली अचीवमेंट और अपना गोल को अचीव करने के लिए। ये मैंने आपको बड़े बड़े एग्जांपल दिए, छोटा सा एग्जांपल दूँ तो जैसे कि हमारी छुट्टियां हो गई है कॉलेज की या स्कूल की, तो हम घूमने का सोचते हैं कि हम घूमने जाएंगे, तो हमारे पेरेंट्स सोचते हैं कि ना, हम है ना ऐसे सोचते हैं कि हम कहीं घूमने जाएंगे। तो समझ लो घूमने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, तो सबसे पहले तो प्लानिंग करनी पड़ती है घूमने के लिए। तो उसको हम पहले क्या होते हैं, यूज़ करते हैं, रेडी टू प्रॉपर प्रोसेस बनाते हैं कि ऐसे ऐसे हम प्लानिंग करेंगे। सबसे पहले कपड़े लाते हैं, उसको पैकिंग करते हैं, सबसे पहले टिकट करवाते हैं। अगर ट्रेन से जा रहे हो, खुद से जा रहे हो, तो ड्राइवर वगैरह भी होना चाहिए, प्रॉपर पेट्रोल वगैरह गाड़ी में, ऐसे प्लानिंग करनी पड़ती है। फिर वापस वहाँ पे अच्छे से रहने का, करने का, और जब पूरा घूम लेते हैं तो वो अपना गोल अचीवमेंट हो जाता है। प्लानिंग ऑफ वर्क ऑलवेज एज ए फ्यूचर। प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग में जो वर्क किया जाता है वो ऑलवेज फ्यूचर का होता है। प्लानिंग
पुरानी नहीं होती, यानी कि पास्ट में प्लानिंग नहीं की जा सकती है। प्लानिंग ऑलवेज फ्यूचर होती है। ऑलवेज फ्यूचर टाइम को ध्यान में रख के हम प्लानिंग करते हैं। जैसे कि अभी टाइम क्या हुआ है, देखो अभी बजे 11:29। अगर हम 11:30 या 11:31-32 या आगे की जो भी प्लानिंग करेंगे ना, तो वो प्लानिंग है। 11:29 या 28 की भी कोई प्लानिंग नहीं है, यानी कि हमेशा फ्यूचर की प्लानिंग की जाती है। जैसे कि मैंने सोच लिया कि ना मैं 1 बजे ना खाना खाऊंगी, तो ये फ्यूचर की प्लानिंग है। पास्ट की कोई प्लानिंग नहीं होती, हमेशा ऑलवेज ए फ्यूचर प्लानिंग की जाती है ना। और जो हॉस्पिटल का एग्जाम्पल था वो भी क्या था, फ्यूचर में हम ऐसा करेंगे। कॉलेज भी क्या है, फ्यूचर में कॉलेज बनाएंगे, ऐसे फ्यूचर प्लानिंग की जाती है। घूमने जाएंगे तो क्या है, फ्यूचर में जाएंगे। छुट्टियां पड़ गई है अब जाएंगे, तो वो क्या है, ऑलवेज फ्यूचर प्लानिंग की जाती है। इट इज़ ए प्रेजेंट इन इमेजिनरी एंड एक्चुअल बोथ प्रोसेस। देखो प्लानिंग क्या होती है, सबसे पहले इमेजिनरी होती है, फिर एक्चुअल में उसको प्रोसेस में किया जाता है। पहले हम सोचते हैं ऐसा ऐसा करेंगे, जैसे मैंने हॉस्पिटल का एग्जांपल दिया था, और फिर उसको एक्चुअल में करेंगे। फिर ठीक है, ऑलवेज काउंट द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ वर्क। इसमें क्या होता है, ऑलवेज हमें नेगेटिव चीज़ें भी सोचनी चाहिए। जैसे कि वो मैंने आपको हॉस्पिटल का एग्जांपल दिया था, उसमें क्या था, नेगेटिव क्या हो सकता है, हमारा बजट, हमारे पास इतने पैसे ही ना हो, तो हमें सोचना चाहिए हमारे पास समझ लो 30 लाख ही है और हमें 50 लाख चाहिए या 1 करोड़ चाहिए, तो बाकी पैसे कहाँ से लाएंगे। या फिर है ना, हमने हॉस्पिटल तो बना दिया है, ठीक है, फिर वहाँ पे जो नर्स वगैरह है, जो लाइटिंग का खर्चा है, जो पानी का खर्चा है, जो लैब वगैरह है, उनको मैनेज करने के लिए भी तो पैसे चाहिए। तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा बजट होना चाहिए ना। पहले हम कोई डिफेंड थोड़ी रह सकते हैं कि मरीज आएंगे वो पैसे देंगे तभी अपना हॉस्पिटल चलेगा, नहीं। हमें पहले से अपने पास इतना मतलब बजट रखना ही चाहिए जिससे अपना हॉस्पिटल चले। तो हमें नेगेटिव एस्पेक्ट भी सोच के रखना चाहिए अपने वर्क का, ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू डू नॉट इंटरप्रेट द प्लानिंग। हमें क्या करना है, अपनी प्लानिंग को इंटरप्रेट नहीं करना है, यानी कि मतलब हमेशा सही से करना है उसको। मतलब ऐसे ऐसे नहीं करना है कि नहीं 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 करेंगे, ऐसे नहीं करना है। ऑलवेज ट्राई टू डू नॉट इंटरप्रेट द प्लानिंग इन इनिशियल फेज विथ रिजल्ट और विदाउट रिजल्ट। यानी कि हमें इनिशियल फेज में ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं नहीं हम नहीं कर सकते हैं विदाउट रिजल्ट। रिजल्ट के बिना हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर हमने सोचा है तो वो प्लानिंग पहले पूरी करनी ही चाहिए, ऐसे। अब है नेटवर्क ऑफ प्लानिंग। क्या क्या नेटवर्क होते हैं प्लानिंग, ये सब नॉर्मल चीज़ें थी। और अब हम पढ़ेंगे नेटवर्क ऑफ प्लानिंग। देखो सबसे पहले है ये शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हुई है, फिर उनकी फुल फॉर्म लिखी हुई है। अब इनको हमें ना एग्ज़ाम में पहले शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, फिर फुल फॉर्म लिख के और डिटेल में भी दे सकते हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। और जो कंपटीशन एग्ज़ाम है ना, उनमें है ना मतलब पूछ सकते हैं शॉर्ट फॉर्म्स। सबसे पहले MIS मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सेकंड है MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। थर्ड है MBE मैनेजमेंट बाय इवैल्यूएशन। फिर है HMIS हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। CPM क्रिटिकल पाथ मेथड। PERT प्लानिंग इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। अब देखो सबसे पहले है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब होता है कि ना इंफॉर्मेशन देना हर चीज़ की। मैनेजमेंट में मतलब कि कोई कंपनी है तो वहाँ पे कोई करना है, कोई काम करना है, तो पहले सबको इन्फॉर्म किया जाता है कि आप सबको ये काम करना है, उसी तरह इन्फॉर्म देना, तो ये है। सेकंड है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, यानी कि उनको
उनका ऑब्जेक्ट बताना है कि आपको किस काम पे काम करना है। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, तो उनको बताया जाता है आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है, वो प्रोजेक्ट बनाना है। वैसे ही फिर मैनेजमेंट बाई इवोल्यूशन, फिर उन सब जो काम किया है उन्होंने उनका इवोल्यूशन किया जाता है कि आपने सही किया है या गलत किया है, या इसमें क्या कमी है, या इसको और बढ़ाना है या अच्छा किया है, वो इवोल्यूशन किया जाता है। फिर हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, और ये हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन हम है ना हॉस्पिटल से जोड़ सकते हैं। इसमें क्या होता है कि है ना हॉस्पिटल में जो भी, या फिर गवर्नमेंट जो भी पॉलिसियाँ देती है, तो हॉस्पिटल वाले उनको इम्प्रूवमेंट करते हैं, उनको अलाउ करते हैं। तो हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन कौन देता है? गवर्नमेंट देती है, और हॉस्पिटल वाले उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। और हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो वहाँ पे पोस्टर लगे हुए होते हैं कि हाथ धोना ज़रूरी है, हैंड वॉशिंग करो, और जो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको वैक्सीनेशन करो, फैमिली प्लानिंग के बारे में, और इन सब चीज़ों के बारे में हमको अवेयरनेस दी जाती है। और क्रिटिकल पाथवे मेथड का मतलब होता है कि ना हम जब काम करते हैं तो कुछ क्रिटिकल सिचुएशन भी आती है, यानी कि कुछ मतलब रुकावटें भी आती है। जैसे कि वैक्सीनेशन है तो इतना आसान नहीं है वैक्सीनेशन करना भी। पहले लोगों को उनके बारे में अवेयरनेस देनी पड़ती है। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं हम तो नहीं करवाएंगे, पहले उनको समझाना पड़ता है कि कितना ज़रूरी है वैक्सीनेशन बच्चों के लिए, आगे भविष्य के लिए। फिर वो कुछ लोग समझते हैं, फिर हॉस्पिटल आके वो करवाते हैं। तो क्रिटिकल पाथवे मेथड इसी को ही बोला जाता है। फिर प्लानिंग इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक, मतलब है जो हमने प्लानिंग की है उसका मतलब रिव्यू देखना कैसे आया है टेक्निक से, ठीक है। अब डेलीगेशन, प्लानिंग पढ़ लिया हमने, अब हम पढ़ेंगे डेलीगेशन। डेलीगेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कितना बड़ा है डेलीगेशन देखते हैं। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, थोड़ा सा ही है। चलो हम इसी वीडियो में ही पढ़ लेते हैं डेलीगेशन। डेलीगेशन प्लानिंग हो गया, डेलीगेशन इसी में पढ़ ले। इट इज़ प्रोसेस दैट यूज टू डिवाइड द अथॉरिटी। डेलीगेशन का मतलब होता है अपने पावर जो होते हैं या अपनी अथॉरिटी होती है ना, वो दूसरों को देना या उसका डिवाइड करना, उसको कहते हैं डेलीगेशन। ये मैंने शायद आपको सरूपोध में पढ़ाया था। देखो डेलीगेशन का मतलब होता है सिंपल सा, जैसे कि है ना मुझे कहीं जाना है बाहर घूमने के लिए, तो मैं ना किसी और को बोलूँगी कि मेरी जगह ये वीडियो बना देना, मेरा ये काम कर देना, मेरी जगह मेरे घर का काम कर देना। तो मैं अपनी पावर किसी और को दे के जा रही हूँ। तो यही होता है डेलीगेशन, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, नीड टू परफॉर्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि इस घर का ध्यान रखना, कुछ भी ख़राब मत पढ़ाना, सही पढ़ाना, अच्छे से पढ़ाना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा कंटेंट देना, समझ में आए एग्ज़ाम्पल देना, ऐसे ऐसे समझा दिया। या फिर घर का देख लो, मैं घर जा रही हूँ तो मेरे सामान का ध्यान रखना, घर का ध्यान रखना, ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, नीड टू परफॉर्म। और अकाउंटेबिलिटी यानी कि आंसरेबिलिटी, यानी कि अगर कुछ गलत हुआ तो उसका आंसर देवी वो पर्सन रहेगा जिसको मैंने अपनी डेलीगेशन पावर दी है, ठीक है। द वर्क अपॉन एक्सपेक्ट इन सबसेट मैनर इन शॉर्ट टाइम। ये क्या है? शॉर्ट समय के लिए दिया जाता है, लॉन्ग समय के लिए हम अपनी डेलीगेशन नहीं दे सकते हैं। जैसे कि मेरा ही एग्जांपल, मैं अब वापस आ गई गांव से, तो मैं अब अपने जो अधिकार है, अपनी जो पावर है, वो वापस ले सकती। सम पावर ऑलवेज बी सिक्योर विथ फर्स्ट पर्सन, और जो भी पावर है वो फर्स्ट पर्सन के पास हमेशा सिक्योर रहती है। फिर है हाईएस्ट वर्किंग स्किल ऑर्डर रिक्वायर्ड,
मतलब हाईएस्ट वर्किंग होना चाहिए, उसके अंदर स्किल्स होनी चाहिए और वो ऑर्डर रिक्वायर्ड होना चाहिए। परमिशन ऑफ फर्स्ट पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन विदाउट हिज डेलीगेशन पावर इन एनी टाइम, मतलब फर्स्ट पर्सन हमेशा उस पर, मतलब उसको वो फर्स्ट पर्सन के ही वो पावर रहेंगे हमेशा, वो ऑर्डर देगा तभी वो काम करेगा। डेलीगेशन पावर ऑलवेज गिवन इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, हम किसी को भी दे सकते हैं अपने डेलीगेशन पावर, ज़रूरी नहीं है कि ना अपवर्ड को दे, या जो भी हमारे पास रहता है हम उसको दे सकते हैं, चाहे वो अपने से उम्र में बड़ा हो चाहे छोटा हो, कोई भी हो, ठीक है, या अपने से हाई एजुकेशन का हो या लो एजुकेशन का हो। लेकिन ये मोस्ट कॉमनली तो डाउनवर्ड को ही दिया जाता है। हाईएस्ट पर्सन तो कौन लेगा, वो बोलेगा मैं तो मेरा ही काम कर रहा हूँ। डाउनवर्ड को ज़रूरत होगी, पैसों की ज़रूरत होगी, नीड होगी, तो वो अपना काम करेगा, ठीक है। ड्यूरिंग डेलीगेशन ऑलवेज प्रेजेंट द फीवर ऑफ क्रिटिस, और जो पर्सन होता है उसको ऑलवेज मतलब थोड़ा डर लगा रहता है कि कहीं मेरे पावर चले ना जाए। लेक ऑफ कॉन्फिडेंस अबाउट वर्क के प्रति कॉन्फिडेंस कम होता है। फेवर ऑफ लॉस हिज एंड हर पोस्ट, उसको अपना जो, जैसे कि मैं हूँ, मुझे कहीं डर लगा रहता है कि कहीं मेरी वो पोस्ट छीन ही ना ले, तो ये फेवर ऑफ लॉस हज एंड हर पोस्ट डेवलपिंग द न्यू competition sometime if proper use to power is not seen and work, then output will disturb delegation power. If not does with with without in proper time, then consider permanent। ये था अपना डेलीगेशन, कुछ नहीं है, बस यही है अपने पावर किसी और को देना। तो है ना, हम किसी और को पावर देते हैं तो हमें भी थोड़ा डर लगा रहता है कि कहीं उसने कुछ मतलब ऐसे नहीं कर लिया कि हमको तो रिप्लेस ही कर दिया कि आप कौन हो, आप तो कोई नहीं हो, आप मेरे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो मतलब विश्वासदेही हो, इसी को ही हमें देनी चाहिए अपने पावर। स्टाफिंग पढ़ेंगे अब हम। It is availability of manpower and human resources that manage the work in working प्लेसमेंट। ये क्या है, अवेलेबिलिटी है किसकी, मैन पावर की, ह्यूमन रिसोर्सेज की, दैट मैनेज द वर्क इन वर्किंग प्लेसमेंट। अब हम पढ़ेंगे, ये था अपना स्टाफिंग। स्टाफिंग देखो बहुत ज़रूरी होती है किसी भी संस्था को चलाने के लिए। ह्यूमन रिसोर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है काम को करवाने के लिए, उसके बिना कोई काम नहीं हो सकता है। स्टाफिंग हमने इसमें क्या पढ़ा, प्लानिंग, डेलीगेशन और स्टाफिंग। अब ये आपका वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रिक्रूटमेंट, जो कि एक वेरी इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो थैंक यू सो मच।